नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। महबूबा मुफ्ती ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती दी है और कहा है कि अनुच्छेद 370 को वापस लाकर उन्होंने कहा कि जब तक 370 की वापसी नहीं होती, जम्मू कश्मीर के अलावा मैं दूसरा झंडा नहीं उठाऊंगा, तिरंगा नहीं उठाऊंगा। यानी महबूबा के तेवर एक देश दो विधान, एक देश दो झंडे वाले। उन्होंने यहां तक कहा कि जब तक 370 वापस नहीं होता तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने आज बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष पर 370 के शूल बरसाए और जोर देकर कहा कि भारत अपना फैसला वापस नहीं लेगा। बिहार के चुनावी युद्ध में यह सबसे बड़ा राष्ट्रवादी मुकाबला है। बिहार का चुनाव लोकल मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों पर वोकल है। आज इसका विश्लेषण करेंगे। इसके बाद दाढ़ी और वर्दी के बीच धर्म संकट में फंसे एक पुलिसकर्मी का केस आपके सामने रखेंगे। बागपत का दारोगा चेतावनी मिलने के बावजूद अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी काटने को तैयार नहीं हुआ और सस्पेंड हो गया। आपको बताएंगे कि नियमों की कसौटी पर बढ़ी हुई दाढ़ी मंजूर क्यों नहीं। आज की अच्छी खबर यह है कि भारत बायोटेक कंपनी के कोरोना टीके कोवैक्सीन को तीसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी मिल गई। यानी वैक्सीन वाली उम्मीदें और जोश पहले के मुकाबले और हाई है। एक तरफ कोवैक्सीन तीसरे फेज में है तो दूसरी तरफ वैक्सीन वाली राजनीति भी अब अगले फेज में पहुंच चुकी है। बिहार चुनाव से शुरू हुई वैक्सीन वाली राजनीति का आइडिया अब अपना असर दिखा रहा है। अब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुफ्त कोरोना वैक्सीन की बात कर रहे हैं। दूसरे राज्य भी बेचैन हैं। नेताओं ने कोरोना के मुफ्त टीके को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की सीढ़ी बनाना शुरू कर दिया। हालांकि जिस तरह अभी कोरोना वैक्सीन के असर की लॉन्ग टर्म गारंटी नहीं है, उसी तरह वैक्सीन वाली इस राजनीति में भी वोट खींचने की 100% गारंटी नहीं है। और मसला यह भी है कि वैक्सीन को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करना क्या किसी नियम का उल्लंघन है या नहीं। और कोरोना वैक्सीन को केंद्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत पूरे देश को उपलब्ध कराने में क्या पेच है। तो आज सबसे पहले महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं की बात करेंगे जिनके लिए अब सिर्फ पाकिस्तान की जय जयकार करना ही बाकी रह गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो नेता तिरंगे को कुछ समझते नहीं, संविधान को मानते नहीं, 370 पर खून बहाने की बातें करते हैं और बार बार पूरे देश को अपनी देश विरोधी सोच दिखाते हैं, उनके लिए अगला कदम यही हो सकता है कि वो खुलेआम पाकिस्तान की जय जयकार करने लगे। जब तक सत्ता की मजबूरी थी तब तक तिरंगा जरूरी था और अब जब सत्ता से बाहर हो गए हैं तो देश की आन बान शान तिरंगे से इन्हें चिढ़ हो गई। हालत यह है कि ये नेता तिरंगे को हाथ ना लगाने की बातें करने लगे हैं। समझा जा सकता है कि 14 महीने की नजरबंदी में यही विचार पक रहे थे और अब रिहाई के बाद कश्मीर में जहर का प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। आज सवाल यही है कि क्या ऐसे नेताओं को इस तरह भावनाएं भड़काने की इजाजत दी जानी चाहिए? क्या देश तिरंगे से परहेज करने वाले इन सियासी विचारों को बर्दाश्त कर सकता है? मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। आज महबूबा मुफ्ती ने हर हद पार कर दी। आज महबूबा की तिरंगे से नफरत दिख गई। जो नेता हाथ में तिरंगा लेने से इनकार कर दे, ऐसे नेता का इस देश में फिर क्या काम? जिस देश की आन बान और शान तिरंगा है, उस तिरंगे पर महबूबा की ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं। मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। महबूबा मुफ्ती 370 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इसमें महबूबा ने अपने सामने दो झंडे रख लिए थे। एक पार्टी का झंडा था, दूसरा कश्मीर का झंडा था। इन्हीं झंडों को दिखाकर वो तिरंगे की बात कर रही थी। यही झंडे दिखाकर वो देश विरोधी सोच दिखा रही थी। 370 की वापसी तक तिरंगे को ना उठाने की बात कह रही थी।
महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रद्रोह किया है। महबूबा मुफ्ती ने देश की एकता और अखंडता को चैलेंज किया है। इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से निवेदन करता हूं कि महबूबा मुफ्ती ने जो राष्ट्रद्रोह किया है, इसका तुरंत संज्ञान लेकर महबूबा मुफ्ती पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर करके इसको फिर से जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाए। ये असल में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ये पाकिस्तानी फ्लैंक्स हैं जो इंडियन डेमोक्रेटिक स्पेस को, फ्रीडम्स को, इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके उसके अंदर घुस के अपने जिहादी एजेंडा को चला रहे हैं। आज उसकी पुष्टि महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट ने कर दी है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को एम्पावर करने के बजाय इन्हें खत्म किया जाना चाहिए। क्या महबूबा के लिए देश का झंडा कुछ नहीं? क्या इनके लिए तिरंगे का मतलब कुछ नहीं? इस तरह की सोच को देश कैसे सहन करेगा? 370 पर कश्मीर को भड़काना कब बंद होगा? Whatever is to be done, we'll do that. मैंने तो खून की बात की। मैंने कहा अगर इस बार लीडर्स को अपना खून देने की जरूरत पड़ेगी, महबूबा मुफ्ती विल बी द फर्स्ट वन टू डू दैट। मैंने पहले भी कहा, जाती तौर पे, जाती पार्टी के वर्कर से मिलके बात करेंगे हम, फिर पीपल्स अलायंस की पार्टी मिलेंगी, हम आपस में बात करेंगे। जो इलेक्शन का, जहां तक मेरा जात का, महबूबा मुफ्ती की जात का सवाल है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन इलेक्शंस, लेट मी टेल यू। महबूबा ने 370 के लिए खून बहाने की बात की, 370 वापस आने तक चुनाव न लड़ने की बात की। ऐसी ही धमकियां वो 370 हटने से पहले दे रही थी, लेकिन उनकी धमकियां न तब चली थी न अब चलेंगी। महबूबा के बोलने से पहले ही पीएम ने जवाब दे दिया था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। भारत अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। ये दुनिया जानती है कि 370 अब वापस आने वाला नहीं, लेकिन महबूबा इस पर अपनी राजनीति का माहौल बना रही है। महबूबा मुफ्ती किस राजनीतिक दल की सहयोगी थी? नरेंद्र मोदी जी की। महबूबा मुफ्ती जी के साथ मिलकर सरकार किसने बनाई थी? नरेंद्र मोदी जी ने। नजरबंदी से रिहा होने के बाद से लगातार इसी पर बात कर रही हैं। और अब अलग झंडे की याद दिलाकर वो कश्मीर को भड़का रही हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है। हम राष्ट्र हित में जो फैसले ले लेते हैं, हम उससे पीछे नहीं हटते। इसलिए हम उनको बताना चाहते हैं, चाहे आपके साथ कांग्रेस हो, चाहे राहुल गांधी खड़े हो या इमरान खान खड़े हो, ये फैसला 370 का पुनः स्थापित करने की हसरत आप दिल में लेकर चली जाएंगी, लेकिन हिंदुस्तान में ये वापस अब हो नहीं सकता। इसलिए बेहतर है आपके लिए कि आप पाकिस्तान जाने का निर्णय ले लें, वो आपके लिए हितकारी होगा। अब ये सपनों की दुनिया में जीना चाहते हैं तो इनको कोई रोक नहीं सकता। ना तो धारा 370 कभी वापस आने वाली है, तो ना इसके बारे में इनको सोचना चाहिए। ये लाल झंडे की बात करना तिरंगे झंडे का अपमान है, और ये जो कर रही हैं ठीक नहीं कर रही। यदि वो मुख्य धारा की भारत की राजनीतिक हैं तो उन्हें भारत के तिरंगा उठाने में आपत्ति क्यों है? और यदि आपत्ति है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हम इतने वर्षों से बात कह रहे हैं वो एक बार पुनः सिद्ध होती है। पीडीपी हो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब वो सत्ता में बैठते हैं तो भारत माता की जय कहते हैं, जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो पाकिस्तान की जय करते हैं। महबूबा मुफ्ती हो या फिर फारूक या उमर अब्दुल्ला, नजरबंदी से छूटने के बाद से ये अलग रास्ते पर है। 370 पर ये देश विरोधी बातें करने से हिचक नहीं रहे। आज महबूबा ने बयान दिया, कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला ने चीन वाली बात कही थी। मेरा एजेंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे।
मगर जब तक हमारा अपना एजेंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और एजेंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। ये वो नेता हैं जो बड़े बड़े पदों पर रहे, जम्मू कश्मीर के सीएम रहे, लेकिन अब इनकी भाषा अलगाववादियों से कम नहीं दिख रही। नजरबंदी से छूटने के बाद से ही ये लगातार 370 पर प्लान बना रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कश्मीर को उकसाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। एक वक्त था जब हम हुर्रियत के पाकिस्तानी एजेंटों की ऐसी भाषा सुनते थे। अब कश्मीर में जिन नेताओं के हाथ से सत्ता चली गई और जिन लोगों की राजनीतिक जमीन 370 हटने से खिसक गई, वो नेता भी अलगाववादियों की ही भाषा बोलने लगे। महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला, ये सभी नेता जब से रिहा हुए हैं तब से 370 पर प्लान बना रहे हैं। इसमें कश्मीर को उकसाने और लोगों में जहर भरने की सोच फिर से दिख रही है। ऐसे नेताओं से देश को तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। और अब बात बिहार चुनाव की, जहां लोकल मुद्दों से ज्यादा अब राष्ट्रीय मुद्दों पर और राष्ट्रवाद पर सभी वोकल है। बिहार की चुनावी जंग में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर गए। राहुल गांधी ने भी आज से ही चुनावी जोर लगाना शुरू किया है। इसी में 370 से लेकर चीन और गलवान तक की बात हो रही है। लेकिन इससे बिहार के अपने लोकल मुद्दे बैकफुट पर चले गए। जिस चुनाव को लोकल पर वोकल होना था, उसमें राष्ट्र और राष्ट्रवाद की फीलिंग आने लगी है। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा न झुके दले। सवाल दूसरा है, जब बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए, उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया? पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरण में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए। आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे? ये बताइए। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारी प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया? सवाल भाइयों बहनों ये है। चीन, गलवान, सेना, सैनिक और 370। बिहार की चुनावी जंग में अब इन्हीं की गूंज है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या राहुल गांधी बिहार की लड़ाई में नेशनल लीडर उतर गए तो चुनाव भी लोकल नहीं रहा, ना मुद्दे लोकल रहे। फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ही चुनावी पिक्चर बदल गई। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरण में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए। आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे? ये बताइए। राष्ट्रीय मुद्दों की ये लड़ाई बिहार चुनाव में हावी हो चुकी है। मैदान जंग में पीएम मोदी के उतरने से हवा बदल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैक टू बैक 3 रैलियां की है। सासाराम, गया और भागलपुर से धमाकेदार प्रचार शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी बात पहली ही रैली में पीएम मोदी ने कही। ये बात कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने वाले फैसले पर थी। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। प्रधानमंत्री ने 370 की बात की, राहुल गांधी चीन की बात कर रहे हैं और नेताओं की यही बातें बिहार चुनाव की बड़ी हेडलाइंस बन रही हैं। 370 पर पहले से ही
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में चुनावी माहौल बना चुके हैं। भगवान राम मंदिर और अयोध्या की बात भी बिहार चुनाव में हो चुकी है। कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। अगर पालीगंज का भी कोई नौजवान चाहता है कि उसे पालीगंज के साथ साथ श्रीनगर में भी एक मकान बनाना है, तो अब जाकर के वहां पर जा सकता है और श्रीनगर में भी अपने लिए मकान खरीद सकता है। हमने तो जनता का काम भी किया और राम का काम भी किया है। इन मुद्दों में सबसे नया मुद्दा तो फ्री कोविड वैक्सीन का जुड़ गया है। वैक्सीन अब तक आई भी नहीं, लेकिन चुनाव में इस पर बात हो रही है। कोरोना वैक्सीन जब बन जाएगी, बिहार में हमारी सरकार बन रही है, तो बिहार सरकार केंद्र सरकार के साथ सहयोग कर बिहार के लोगों को, कोरोना पीड़ित लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराएगी। ये वैक्सीन अगर आएगा तो ये देश का होगा ना कि बीजेपी का होगा। तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ऐसा लगता है कि बिहार का चुनाव अब देश का चुनाव बन गया है। बिहार के मुद्दे बैकफुट पर चले गए हैं और इन पर चर्चा धीरे धीरे कम होती जा रही है। आज तक ब्यूरो। और अब बात आज की सबसे ट्रेंडिंग खबर की। इस खबर की जड़ में है एक पुलिसकर्मी की लंबी दाढ़ी। यूपी के बागपत के एक दारोगा को लंबी दाढ़ी रखने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। जब यह खबर आई तो लोगों ने इसमें तरह तरह के धार्मिक एंगल ढूंढने शुरू कर दिए, जिससे इस खबर को लेकर कंफ्यूजन बढ़ गया। लेकिन हम इस कंफ्यूजन को आज दूर करेंगे। यह पूरा मामला बागपत के रामाला थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर इंतजार अली और उनकी लंबी दाढ़ी का है। एसपी ने दारोगा को 3 बार दाढ़ी कटवाने की चेतावनी दी, लेकिन वो दाढ़ी में ही ड्यूटी करते रहे। अब दाढ़ी को लेकर दारोगा के सस्पेंशन के मामले में दारुल उलूम देवबंद ने भी अपनी आपत्ति लगा दी। इसलिए दाढ़ी और वर्दी वाले इस धर्म संकट को समझना जरूरी है। बागपत में तैनात दरोगा इंतशार अली अगले आदेश तक वर्दी नहीं पहन पाएंगे। बागपत के पुलिस कप्तान ने इन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश दिया है। एसपी का ये एक्शन दरोगा साहब के रिएक्शन के बाद हुआ। दरोगा को बार बार चेतावनी दी जा रही थी कि वो दाढ़ी कटवा लें, लेकिन वो जिद पर अड़े हुए थे और इसी का नतीजा है कि वो नप गए। बढ़ी हुई दाढ़ी पर हुए एक्शन के बारे में जो सुन रहा है चौंक जा रहा है। दरोगा इंतशार अली को पुलिस मैनुअल के मानदंडों के उल्लंघन के आरोप में सस्पेंड किया गया है। कप्तान ने उनकी हरकतों को अनुशासनहीनता के दायरे में बताया, यानी दाढ़ी बढ़ते बढ़ते अनुशासन की सीमाओं के पार चली गई थी। जनपद बागपत का थाना रमाला में एक सब इंस्पेक्टर पोस्ट, इनका नाम इंसार अली है। इनको कल निलंबित कर दिया गया क्योंकि इनके द्वारा बिना परमिशन दाढ़ी रखी जा रही थी। इनको पहले भी इस प्रकरण में हिदायत दी जा चुकी थी एवं जांच करके इनको नोटिस इनको इशू हो चुका था, परंतु इनके द्वारा अपने आचरण में कोई बदलाव नहीं लाया गया जो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। इसलिए इनको निलंबित करके इनके खिलाफ जांच बिठा दी। दरअसल बागपत एसपी ने 3 बार सब इंस्पेक्टर इंतशार अली को दाढ़ी कटवाने या फिर तुरंत बड़े अधिकारियों से अनुमति लेने की हिदायत दी थी। लगातार चेतावनी मिलने पर दरोगा इंतशार अली ने नवंबर 2019 में आईजी मेरठ से अनुमति मांगी। अपनी चिट्ठी में उन्होंने धार्मिक आस्था के मुताबिक धार्मिक पहचान वाली दाढ़ी रखने की अनुमति मांगी थी। यह चिट्ठी 29 नवंबर 2019 को लिखी गई थी, लेकिन 1 साल बाद भी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। अब बागपत के एसपी ने सर्विस रूल्स का हवाला दिया। बिना अनुमति लिए धार्मिक पहचान को ड्यूटी के दौरान जाहिर करने का आरोप लगाया और दरोगा पर कार्रवाई कर दी। मैं ये पूछ रहा, आपने परमिशन कब से कब ली थी? नवंबर में अप्लाई किया था 2019 जी। फिर परमिशन नहीं हो पाई थी या क्या? हाँ जी, हो नहीं पाई, मुझे मिले जब तक वो। अच्छा, फिर उसके बाद फिर दोबारा कोशिश करी आपने या क्या? बस दोबारा क्या, वो दे रखी थी एक बार के, तो है वो। अच्छा, फिलहाल आपको लाइन में है ना? आप लाइन में हो ना? ये सस्पेंड होगा। एसपी ने कार्रवाई करने से पहले 3 नोटिस जारी किए, जिसे दरोगा
लगातार अनसुना करते रहे। जब एसपी ने इस मामले पे कार्रवाई की तो अब इस पूरे मामले को धार्मिक एंगल से देखा जा रहा है, जिसको लेकर सियासी बवाल मच गया है। दारुल उलूम देवबंद ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए एक तरफा करार दिया है और साथ ही कहा है कि ऐसी कार्रवाई से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। दारुल उलूम देवबंद के मौलवियों ने दाढ़ी रखने पर निलंबित करने वाले एक्शन को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। दारुल उलूम देवबंद ने अपनी आपत्ति में कहा है कि दरोगा इंतशार अली को सस्पेंड करना गलत है। मजहब के हिसाब से दाढ़ी रखी हुई थी, ये गलत कैसे है? एसपी बागपत को तुरंत पद से हटाना चाहिए। मुख्यमंत्री से मामले में दखल देने की मांग की गई। क्या कोई आदमी मजहब पर अमल करते हुए किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकता है? ये गंदी जहनीत की सोच रखने वाले इस तरह के अधिकारी जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, और उन्हें किसी तरीके से भी किसी भी किस्म का कोई हक नहीं है कि उन्हें जो है इस तरह की नौकरियों पर रखा जाए और उन्हें इस तरह के डिपार्टमेंट में रखा जाए। उन्हें फौरन जो है बर्खास्त किया जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि उनके लिए इस मामले में संज्ञान लेकर उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करें। निलंबित दरोगा इंतशार अली ने मेरठ आईजी के सामने अर्जी भी दी थी कि उन्हें दाढ़ी रखने की इजाजत मिले, लेकिन इस पर फैसला नहीं हुआ था। दरोगा का तर्क ये है कि उन्होंने इजाजत मांगी थी, लेकिन प्रशासन का तर्क ये है कि अगर किसी अर्जी पर फैसला नहीं हुआ है या फैसला लेने में समय लग रहा है तो इसे खुद ही मौन स्वीकृति मान लेना ठीक नहीं है। बागपत से दुष्यंत त्यागी, देवबंद से पिंटू शर्मा के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर दाढ़ी को लेकर पुलिस के नियम क्या है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस मैनुअल अधिनियम और नियमों के मुताबिक सिखों को छोड़कर किसी को भी वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के बिना दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। पुलिस विभाग के कर्मचारी बिना अनुमति मूछें तो रख सकते हैं, लेकिन दाढ़ी नहीं रख सकते। केवल सिख समुदाय बिना इजाजत के दाढ़ी रख सकता है। वहीं अगर सिख धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को मानने वाला ऐसा करता है तो उसे डिपार्टमेंट से इजाजत लेनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश पुलिस नियमावली में 10 अक्टूबर 1985 को एक सर्कुलर जोड़ा गया, जिसके अनुसार मुस्लिम कर्मचारी एसपी से इजाजत लेकर दाढ़ी रख सकते हैं। यहां सेना के बारे में भी आपको आज जान लेना चाहिए, क्योंकि सेना में अपनी धार्मिक मान्यताओं को दिखाने पर काफी सख्ती बरती जाती है। ऐसे नियम है कि कोई भी सैनिक या अधिकारी अपनी वेशभूषा से धार्मिक अभिव्यक्ति जाहिर न करे। इससे यह संदेश जाता है कि सेना एक यूनिट है। सेना में भी सिखों के अलावा किसी को भी दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं है। किसी को चिन्ह के माध्यम से धार्मिक पहचान दिखाने की भी इजाजत नहीं है। यह नियम भारतीय थल सेना और वायुसेना में लागू है। यह प्रचलित प्रक्रिया है पुलिस में कि कोई भी ऐसे वस्त्र, कोई भी ऐसा सिंबल धारण नहीं करेंगे जिससे कि आप किस कास्ट के हैं यह प्रदर्शित हो। कल कोई गेरुए वस्त्र पहनकर या पीले वस्त्र पहनकर ऑफिस में बैठने लगे, यह भी वर्जित है। ऐसे किसी भी रूप रंग धारण करने से बचना चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी एप्लीकेंट आए, कोई मिलने आए, तो उसको आपके धर्म का आभास हो। पुलिस विभाग में वर्दी को लेकर और दाढ़ी आदि रखने के ऊपर बृहद दिशा निर्देश ड्रेस रेगुलेशन में दिए गए हैं। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी दाढ़ी रखना चाहता है तो नियमानुसार विभागाध्यक्ष को एक आवेदन पत्र देगा। विभागाध्यक्ष तदनुसार गुण दोष के आधार पर अनुमति प्रदान करेंगे और तब अधिकारी कर्मचारी स्वतंत्र हैं दाढ़ी बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर बिना अनुमति के दाढ़ी बढ़ा ली है तो वो औचित्यपूर्ण नहीं है और विभागाध्यक्ष वैधानिक और विभागीय कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। कई अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने नियमानुसार दाढ़ी बढ़ाई है और हमारे ड्रेस रेगुलेशन इजाजत देते हैं कि विभागाध्यक्ष से अनुमति लेकर दाढ़ी बढ़ाई जा सकती है। आज की अच्छी खबर यह है कि भारत बायोटेक कंपनी के कोरोना टीके, जिसका नाम है कोवैक्सीन, उसे तीसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। इस वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल दिल्ली, मुंबई, पटना और लखनऊ समेत
10 राज्यों की 19 जगहों पर किए जाएंगे। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक, आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर तैयार किया। पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद इस वैक्सीन को कंपनी के हैदराबाद प्लांट में ही तैयार किया जाएगा। जुलाई में 12 जगहों पर इसके ट्रायल शुरू हुए थे और अब यह फेज 3 में जोर शोर से जा रहा है। यानी वैक्सीन वाली उम्मीदें और जोश पहले से हाई है। तो एक तरफ कोवैक्सीन तीसरे फेज में तैयार है और दूसरी तरफ वैक्सीन वाली राजनीति भी अब अगले फेज में पहुंच गई। बिहार चुनाव से शुरू हुआ वैक्सीन वाली राजनीति का आइडिया अब अपना रंग दिखाने लगा है। अब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुफ्त कोरोना वैक्सीन की बात कर रहे हैं और राज्य भी बेचैन है। नेताओं ने कोरोना के मुफ्त टीके को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की सीढ़ी बनाना शुरू कर दिया। हालांकि जिस तरह अभी कोरोना वैक्सीन के असर की लॉन्ग टर्म गारंटी नहीं है, उसी तरह वैक्सीन वाली इस राजनीति में भी वोट खींचने की 100% गारंटी नहीं है। एक और बिहार के चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटे हैं, तो दूसरी ओर चुनाव का जोर ऐसा है कि कोरोना वैक्सीन का मसला भी सियासी हो गया। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारे पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। बिहार में मुफ्त कोरोना वैक्सीन के बीजेपी के वादे ने वैक्सीन की डिलीवरी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अभी तो वैक्सीन आई नहीं, लेकिन वैक्सीन जब आएगी उसको लगाने का राष्ट्रीय प्लान क्या होगा, इसे लेकर सरकार के स्तर पर माथापच्ची के बीच जब ये चुनावी मैनिफेस्टो का हिस्सा हो गई तो फौरन मुफ्त वैक्सीन का दांव 2 अन्य राज्यों को चलना पड़ा। एक है मध्य प्रदेश और दूसरा है तमिलनाडु। मध्य प्रदेश में 28 सीटों के उपचुनाव की गहमागहमी है, तो तमिलनाडु में भी अगले साल चुनाव होंगे। शिवराज ने एक चुनावी रैली में ही कहा कि गरीबों को मुफ्त टीका लगाएंगे और बाकी के लिए भी प्रयास करेंगे। उनके जवाब में शिवराज का मुकाबला कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे फोकट का वादा बता दिया है। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी बात कही है और मैं यह भी कह रहा हूं, कोरोना की वैक्सीन बन के आने दो, मध्य प्रदेश के हर गरीब को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। पहला हक गरीबों का, क्योंकि कोरोना से अगर बचाना है तो गरीबों को हमको सबसे पहले बचाना है, बाकी के लिए भी इंतजाम करने का प्रयास करेंगे। कोरोना वैक्सीन अभी आई नहीं, शिवराज सिंह जी फोकट में घोषणा कर रहे हैं, ये तो स्वाभाविक है। जैसी कोविड वैक्सीन आती है तो हम लोगों को कोविड वैक्सीन मुफ्त में देंगे, पर अभी कोविड वैक्सीन का तो नाम निशान नहीं है, इसीलिए तो शिवराज सिंह जी घोषणा कर रहे हैं। बीजेपी ने बिहार में मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा कर सियासी तौर पर गेंद राज्यों के पाले में डाल दी है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना की वैक्सीन जब उपलब्ध होगी तब विशेष कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत केंद्र वैक्सीन के डोज खरीदेगा और ये टीके पहले उन्हें मुहैया कराए जाएंगे जिनको इसकी सबसे पहले जरूरत है। विशेष कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी UIP के साथ साथ चलेंगे। UIP पूरी तरह केंद्र सरकार के खर्च पर चलने वाला टीकाकरण कार्यक्रम है। इसके तहत नवजात बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए जाते हैं। अभी UIP के तहत पोलियो, हेपेटाइटिस बी समेत 9 बीमारियों की रोकथाम के लिए मुफ्त टीके दिए जाते हैं। बिहार का बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र एक तरह से ऐलान कर रहा है कि कोविड-19 टीकाकरण राज्यों को मुफ्त नहीं मिलेगा। जाहिरी तौर पर मुफ्त वैक्सीन का बीजेपी का वादा चुनावी दांव के साथ साथ केंद्र को भी सहूलियत दे रहा है। इसीलिए विपक्षी पार्टियां बीजेपी के वैक्सीन वाले वादे को भेदभावपूर्ण बताने से लेकर जुमला तक करार दे रही हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये वैक्सीन तो देश का है, बीजेपी चुनावी जुमला है भैया, चुनावी जुमला। डिस्क्रिमिनेशन करेगी, जो हमें वोट नहीं देता है उसे वैक्सीन नहीं मिलेगी, सिर्फ हमें वोट देता है उसको वैक्सीन मिलेगी। ये तो एक क्रूरता है, निर्घृणता है। प्रधानमंत्री तो कम से कम ये बता देते कि इंसान की जिंदगी जो है वो
चाहे बिहार का हो या यूपी का हो या गुजरात का हो, संविधान के लिहाज से हर एक की जिंदगी बराबर है। तो ये किस तरह की राजनीति प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि सत्ता मिलने पर ही आप इंजेक्शन देंगे या वैक्सीन देंगे? कोरोना वैक्सीन चुनावी वादे में शामिल हुई है, इस पर विपक्ष के ढेरों सवाल हैं। लेकिन चुनाव में ऐसा वादा करने पर बीजेपी फंसती नहीं दिख रही है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने झूठे चुनावी वादों पर रोक लगाने वाली याचिका ये कह के खारिज की थी, इसे जनता की अदालत में तय होने दीजिए। 2019 लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने भी सबके बैंक खाते में पैसा डालने के कांग्रेस के न्याय स्कीम के वादे को अनुचित प्रभाव डालने की कोशिश मानने से इनकार किया था। 2019 के चुनाव में कांग्रेस तो वोटर्स को मुफ्त के वादे पर राजी नहीं कर पाई, लेकिन अब बिहार के चुनाव में क्या असर होगा, नतीजे 10 नवंबर को पता चलेंगे। दिल्ली से मिलन शर्मा और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सोने की कीमतों को लेकर जल्दी ही भारत में बड़ा बदलाव होने वाला है। अभी तक भारत में सोने के दाम लंदन बुलियन मार्केट के हिसाब से तय होते हैं। इन पर सट्टेबाजी और डॉलर की मजबूती का भी असर रहता है। लेकिन अगले कुछ महीनों में भारत में अपना बुलियन एक्सचेंज होगा, जिसके बाद दाम तय करने में किसी का दखल नहीं रहेगा। भारत में जल्द ही इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज शुरू होने जा रहा है, जहां सोने और चांदी के स्पॉट ट्रेड हो सकेंगे। भारत में बुलियन एक्सचेंज बनने का सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि आने वाले समय में भारत अपने सोने की कीमत खुद तय करेगा। फिलहाल लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन यानी LBMA की सोने की कीमत के हिसाब से भारत के सर्राफा बाजार में सोने का भाव तय किया जाता है। LBMA रोजाना सोने के भाव खोलता है, जो भारत में सोने के भाव का आधार होता है। लंदन में जब भाव खुलते हैं तब तक भारत में दिन के 3.5 से 4 बज चुके होते हैं। ऐसे में भारत के सर्राफा कारोबारी न्यूयॉर्क और जापान बुलियन एक्सचेंज के भाव को देखते हुए भारत के लिए औसतन एक भाव खोलते हैं और उसके हिसाब से भारत में कारोबार होता है। लंदन में जो भाव खुलता है वो प्रति औंस में होता है, जिसकी कीमत डॉलर में तय होती है। अब इस सारी कसरत का असर किस तरह से भारत में सोने की कीमतें तय करता है, ये जानना दिलचस्प है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,930 प्रति औंस की कीमत पर खुला है, तो इसमें 12.5% आज शुल्क, जो करीब प्रति औंस $2 होगा, जोड़ दिया जाता है। फिर जो कीमत आती है उसके हिसाब से भारत में सोने की खुदरा बिक्री होती है। रुपए को डॉलर में बदलने जैसे काम में प्रति औंस $2 का शुल्क लगता है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम गिरावट के साथ खुलते हैं, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी है तो भारत में सोने के दामों में तेजी रहती है। अब बुलियन एक्सचेंज शुरू होने के बाद भारत सोने के दाम खुद तय करेगा और अंतर्राष्ट्रीय सटोरियों के चलते भारत में सोने के दाम बेवजह ऊपर नीचे नहीं हो पाएंगे। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो होती है सोने की, और सभी देश यहाँ पर सोने की ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा बाजार है जो कि सोने की सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है और भारत की अमूमन 700 से 900 टन के बीच में पूरे साल की डिमांड रहती है, और इसीलिए भारत का ही मार्केट सोने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर यहाँ पर इंटरनेशनल एक्सचेंज खुलता है तो उसका बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर भारत को होगा। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज के मुताबिक अगले कुछ महीनों में बुलियन एक्सचेंज काम करने लगेगा। The regulator has actually taken up, and the government has also supported and given its clearance for that, is to set up a bullion exchange in the IFSC authority. We have also recently issued a notification to allow the leasing of aircrafts, which is a big business which India gives. So that has also been done. देश के सभी बड़े बैंक गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड यानी कि ETF, MMTC जैसी सरकारी एजेंसियों को बुलियन एक्सचेंज की सदस्यता दी जाएगी। बड़े बड़े ज्वेलर्स को सब डीलरशिप दी जा सकती है। जानकारों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान मई जून में सोने के भाव भारत में लगातार बढ़े रहे थे, जबकि असल में उस वक्त सोने की कोई मांग नहीं थी। ये काफी अच्छा कदम है और आने वाले समय में काफी हद तक गोल्ड के जो भाव हैं वो भारत की ही डिमांड और सप्लाई पे डिपेंडेंट होते हैं, और उसी वजह से इनके रेट में उतार और चढ़ाव होता है। अभी फिलहाल जरूर यहाँ पर इंटरनेशनल गोल्ड को फॉलो किया जाता है, लेकिन डिमांड और सप्लाई के हिसाब से देखें तो भारत की ही डिमांड के ऊपर गोल्ड की भाव ज्यादातर तय होते हैं। अहमदाबाद के पास गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा।
बुलियन एक्सचेंज की स्थापना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी यानी IFSCA की देखरेख में हो रही है। IFSCA बुलियन एक्सचेंज के नियामक के तौर पर भी काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।